Students, I am science teacher Sana Banu. Now we discuss chapter number 17, Star and the Solar System. Module 5, Our Planets Part 2. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने अवर प्लैनेट्स पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था. इसमें हमने वीनस तक डिस्कस कर लिया था. ओके, अब नेक्स्ट प्लैनेट हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. तो लिसन टू बी केयरफुल. पिछले मॉड्यूल के अंदर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और हमने दो प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ा था. याद है कौन से दो प्लैनेट्स थे? मर्क्यूरी और वेनस. चलिए सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को भी हम इसी तरह डिटेल में पढ़ते हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम का सन से दूर तीसरा प्लैनेट अर्थ, हमारा अर्थ. आपको पता है सोलर सिस्टम में एक और इकलौता एक ही प्लैनेट अर्थ है जहां लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. अर्थ पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि ये सन से बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है. इस राइट डिस्टेंस की वजह से अर्थ के ऊपर कुछ स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस है. वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है? चलिए इसको समझते हैं. अर्थ का डिस्टेंस सन से एकदम राइट है, जिसकी वजह से पहला फैक्टर है वो है राइट टेम्परेचर रेंज. अर्थ जो है न तो सन के बहुत नजदीक है कि वो हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाए और ना वो दूर है कि कोल्डेस्ट प्लैनेट बन जाए. एक राइट डिस्टेंस पे है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर राइट टेम्परेचर रेंज है. ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है. दूसरा, अर्थ के ऊपर प्लैनेट के अंदर वाटर है. तीसरा, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ओजोन की लेयर है. इस ओजोन की लेयर से सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ रिस्पॉन्सिबल है. तो चलो रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा अब तक. Which is the only planet in the solar system on which life is known to exist? The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. What is the main reason that life is existing on the Earth? The Earth is at the right distance from the Sun, so it has some special environmental conditions, like number 1, the right temperature range, number 2, the presence of water, number 3, a suitable atmosphere, and 4th, a blanket of ozone. These are responsible for the existence and continuation of life on the Earth. हम जब स्पेस में जाते हैं सैटेलाइट के अंदर और अर्थ को देखते हैं तो कैसा कलर नजर आता है? जो अर्थ होता है ब्लू ग्रीन नजर आ रहा है. ब्लू ग्रीन क्यों नजर आता है? क्योंकि ये लाइट की रिफ्लेक्शन है पानी से और लैंड से. जब पानी से रिफ्लेक्शन आता है तो ब्लू कलर होता है, और जिस जगह लैंड है अगर उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ग्रीन कलर का नजर आता है. तो व्हाट इज द कलर ऑफ द अर्थ व्हेन यू लुक फ्रॉम द स्पेस? फ्रॉम स्पेस the earth appears blue green in color. Why? Due to the reflection of light from where? From water and land mass on its surface. अर्थ का आपने पढ़ा ही पहले, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. वो कौन सा है? बिल्कुल सही, मून. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. आपको पता है कि जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. और जब अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करती है तो इसको क्या बोलते हैं हम? रोटेशन. बट जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, बट ये टिल्टेड है. कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री पे. ये जो अर्थ का टिल्ट है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? चेंज ऑफ सीजन्स के लिए. आपको पता है अर्थ के ऊपर पूरे साल एक सीजन नहीं रहती, सीजन्स बदलती रहती है.
ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है अर्थ का टिल्ट होना एक्सिस रोटेशन के ऊपर। तो हमने क्या समझा? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर but tilted to an angle of 23.5 degree to the plane of its orbit. The tilt is responsible for the change of seasons on the earth. आपको पता है कि जब अर्थ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना टाइम लगता है उसको? 365 1/4 days. So how much time the earth takes to complete one revolution around the sun? बिल्कुल सही। The earth takes 365 1/4 days for one revolution around the sun. और अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में? The earth takes 24 hours to rotate around its own axis to complete one rotation. तो आपने अर्थ को अभी डिटेल में पढ़ा है। चलिए अब नेक्स्ट प्लैनेट को पढ़ते हैं डिटेल में। मार्स जो है वो रेडिश कलर का है। ये रेड कलर कहाँ से आता है? ये रेड कलर आता है क्योंकि उनकी सॉइल में बहुत मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है, इसीलिए जो मार्स है वो रेडिश इन कलर नजर आता है। वाई? इट्स रेड कलर कम्स फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इन इट्स सॉइल, इसलिए मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। विच इज द रेड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? Mars is known as the red planet. मार्स का जो साइज है वो अर्थ के साइज का आधा है। इसके अंदर भी बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होती है, जिसके अंदर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है और थोड़ी बहुत नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। तो मार्स की एटमॉस्फेयर कैसी होती है? मार्स कंटेन्स अ थिन एटमॉस्फेयर which contains mainly what? Carbon dioxide and traces of nitrogen and hydrogen and oxygen. मार्स के अंदर दो नेचुरल सैटेलाइट्स है। हमारे में कितने नेचुरल सैटेलाइट्स है? एक। कौन सा है? मून। मार्स पे जो है दो नेचुरल सैटेलाइट्स है, उनके नाम क्या है? फोबोस एंड डीमोस। So what are the two natural satellites of Mars? Mars has two natural satellites, Phobos and Deimos. और चूंकि मार्स सन से ज्यादा दूर है और अर्थ से भी थोड़ा दूर है, ये अर्थ से ठंडा ज्यादा होता है। इट इज कोल्डर देन द अर्थ। और आप मार्स को अपनी आंखों से देख सकते हो स्काई के अंदर। It can be seen with the naked eye from the earth. मार्स को डिटेल में पढ़ने के बाद चलिए नेक्स्ट प्लैनेट को पढ़ते हैं। जुपिटर। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर is the largest planet of the solar system. जो जुपिटर का मास है, जो वजन है, वो अर्थ के वजन से 318 टाइम्स बड़ा है, ज्यादा है। यानी द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। जुपिटर कितना बड़ा है आइडिया लग सकता है आपको? इसके अंदर 1321 अर्थ समा सकते हैं। देखा आपने जुपिटर कितना बड़ा है? जुपिटर इज सो लार्ज दैट अबाउट 1321 Earths can be placed inside this giant planet. हमारे अर्थ के ऊपर एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, बट जुपिटर के अंदर 50 नोन सैटेलाइट्स है और 17 प्रोविजनल सैटेलाइट्स है। कितने नॉन सैटेलाइट्स है जिसको हमने खोजा हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है? वो है 50 कंफर्म सैटेलाइट्स और 17 प्रोविजनल सैटेलाइट्स। का मतलब इन 17 सैटेलाइट्स को इन्होंने रिकॉग्नाइज करना है कि वो सैटेलाइट्स है कि नहीं है। सो जुपिटर हैज 50 कंफर्म्ड नोन सैटेलाइट्स एंड 17 प्रोविजनल सैटेलाइट्स। और इसमें एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमीड। ये जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है
और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। गाइनीमीड सैटेलाइट जो जुपिटर का सैटेलाइट है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है और इतना बड़ा सैटेलाइट है कि मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। Ganymed is one of the Jupiter's satellite. It is the largest satellite in the solar system and is larger than Mercury. जुपिटर को भी आप नेकेड आई से देख सकते हो, इसमें फेंट रिंग्स भी पाई जा रही है। तो आपने जुपिटर को अभी डिटेल में पढ़ा। खास बात क्या है जुपिटर की कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसके पास 50 कंफर्म्ड नॉन सैटेलाइट्स है और 17 प्रोविजनल सैटेलाइट्स है। तो चलिए नेक्स्ट प्लैनेट पढ़ते हैं, सैटर्न। सैटर्न में खास बात होती है कि इसके चारों ओर आपको बहुत ही विजिबल और ब्यूटीफुल रिंग्स पाई जाएगी। आप देख सकते हो कि सैटर्न के पास बहुत खूबसूरत रिंग्स चारों ओर आपको नजर आती है। रिंग्स किसकी बनी होती है? ये आइस पार्टिकल्स की और रॉक पार्टिकल से बनते हैं। सैटर्न हैज द मोस्ट विजिबल एंड ब्यूटीफुल रिंग्स that encircle the planet. The rings are composed of what? The rings are composed of ice and rock particles. ये कलर जो इसका वो येलोइश इन कलर है। और इसके पास कितने सैटेलाइट्स हैं? इसके पास 53 कंफर्म सैटेलाइट्स है और 9 प्रोविजनल सैटेलाइट्स है। It has 53 confirmed and 9 provisional satellites. सैटर्न जो है हमारे सोलर सिस्टम का लीस्ट डेंस प्लैनेट है। इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। सैटर्न क्या है? इट इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अगर सैटर्न प्लैनेट को पानी में डाला जाए तो ये प्लैनेट ऐसा होगा जो पानी में तैरेगा। ये पिक्चर दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कितना सैटर्न लेस डेंस है, कि वाटर से भी लेस डेंस है। और इसको भी आप स्काई में नेकेड आई से देख सकते हो। तो आपको इस यूनिट के सारे प्लैनेट्स जो हमने बताया है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए इस मॉड्यूल के मेन कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करते हैं। 1. The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. Number 2, the Earth is at the right distance from the Sun, so it has some special environmental conditions which are responsible for the existence and continuation of life on the Earth. 3, Mars is reddish in color due to the presence of iron oxide, that is rust, in its soil. 4. Mars has 2 natural satellites, Phobos and Deimos. 5. Jupiter is the largest planet of the solar system. 6. Ganymede is one of the Jupiter's satellites. It is the largest satellite in the solar system and is larger than Mercury. 7. Saturn has the most visible and beautiful rings that encircle the planet. The rings are composed of ice and rock particles. 8. Saturn is the least dense among all the planets. तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। तो चलिए इस यूरेनस के अंदर भी रिंग सिस्टम होता है। आपने पिछले मॉड्यूल के अंदर सैटर्न को डिटेल में पढ़ा था। वहां आपने देखा था कि सैटर्न के जो है बहुत ही खूबसूरत और विजिबल रिंग्स होती है। यूरेनस के अंदर भी रिंग सिस्टम होता है सैटर्न की तरह। आपको पता है हर प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। यूरेनस के 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस जो होता है वो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। आपको पता है कि प्लैनेट अर्थ जो होता है वो किस तरह रोटेट करता है? वो रोटेट करता है वेस्ट टू द ईस्ट। बट यूरेनस जो है वो किस तरह रोटेट करता है? ईस्ट टू द वेस्ट। यानी अगर यहाँ सूरज को देखेंगे तो राइज कहाँ से करेगा? वेस्ट से, और सेट कहाँ करेगा? ईस्ट में।
बिल्कुल अर्थ के विपरीत, ऑपोजिट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ईस्ट टू द वेस्ट रोटेट करता है? बिल्कुल सही, वीनस। सो लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। जो सबसे ज्यादा रिमार्केबल फीचर है यूरेनस का, वो है कि वो अपने एक्सिस से बहुत ज्यादा टिल्टेड है। आपको पता है अर्थ जो होता है अपने एक्सिस से कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। तो जब वो रोटेट करता है अर्थ, तो वो टॉप की तरह रोटेट करता है। किस तरह रोटेट करता है? एक टॉप की तरह। टॉप तो देखा ही होगा आपने। बट इसमें जो रोटेशन होता है, एक्सियल रोटेशन, वो इंक्लाइंड है 97 डिग्री पे। तो जब यूरेनस रोटेट करता है तो साइडों से रोटेट करता है। जैसे बॉल को देखा होगा, बॉल कैसे रोल करती है, इस तरह यूरेनस रोल करता है। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. और एक्सिस कितना से tilted है? Its axis of rotation is inclined at 97 degree. इसका मतलब क्या हुआ? This means it rotates almost on its sides. हमारा जो अर्थ है उसका एक्सिस कितना है? 23.5 डिग्री। The Earth with its axis at 23.5 degree spins like a top. क्योंकि यूरेनस जो होता है it rolls like a ball. और यूरेनस को आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर आपको यूरेनस को देखना है तो एक पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हो आप। तो आपको यूरेनस को समझ आ गया। मेन क्या है? इसके अंदर रिंग सिस्टम होता है, 27 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, और ये रोटेट करता है फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, और ये सन के चारों ओर बॉल की तरह रोल करता है। और इसको आप अगर देखना हो तो एक पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हो। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट प्लैनेट पढ़ते हैं, नेपच्यून। नेपच्यून के अंदर भी सैटर्न और यूरेनस की तरह रिंग सिस्टम होती है। नेपच्यून ऑल्सो हैज अ रिंग सिस्टम। ये भी आपको नेकेड आई से नजर नहीं आती। वी नीड अ टेलीस्कोप टू सी इट इन द नाइट स्काई। और चूंकि नेपच्यून सन से बहुत दूर है, इसलिए ये बहुत ही कोल्ड है। बीइंग टू फार अवे फ्रॉम द सन, इट इज वेरी वेरी कोल्ड। और चूंकि वो सन से बहुत दूर है, तो उसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। क्या समझे? It takes the maximum time to revolve around the sun because it is too far away from the sun. नेपच्यून में एक खास बात है, वो ये है कि सारा टाइम स्टॉर्म्स आते रहते हैं। The storm occurs all the time at Neptune. ये भी हम अर्थ से नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? टेलीस्कोप। It can't be seen with the naked eye from the earth. So we have to use what? A powerful telescope. नेपच्यून के 13 नोन सैटेलाइट्स है, कंफर्म सैटेलाइट, और एक प्रोविजनल सैटेलाइट है। कितने प्रोविजनल सैटेलाइट है? 1 प्रोविजनल सैटेलाइट। तो आपने अभी पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। नेपच्यून की रिंग सिस्टम्स होती है। इसको देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। और चूंकि सन से बहुत दूर है, ये बहुत कोल्ड भी है, और इसको रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मैक्सिमम टाइम लगता है। और हरदम नेपच्यून के ऊपर क्या आता है? स्टॉर्म्स आते हैं। कितने नॉन सैटेलाइट्स है इसके अंदर? 13 कंफर्म नॉन सैटेलाइट्स है। और कितने प्रोविजनल सैटेलाइट्स है? 1 प्रोविजनल सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। क्या आपको पता है? डू यू नो 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की नई डेफिनेशन दी। इस डेफिनेशन के अनुसार जो प्लूटो अब कंसीडर नहीं करेंगे प्लैनेट के रूप में। इसको हमने अब नया नाम दिया है ड्वार्फ प्लैनेट। 1930 तक जब प्लूटो डिस्कवर हुआ था, हमें लगा ये हमारा 9वां प्लैनेट है। तो 1930 से लेके 2006 तक, यानी ऑलमोस्ट 76 ईयर्स तक, हम प्लूटो को हमारा सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट मानते थे। बट 2006 के बाद जब नई डेफिनेशन आई प्लैनेट की, किसने दी है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। तब से प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मान रहे, उसको हम क्या मान रहे हैं? अब ड्वार्फ प्लैनेट। तो व्हाट इज प्लूटो नाउ? प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। जो एवरेज टेम्परेचर है प्लूटो के ऊपर, क्योंकि प्लूटो सबसे दूर है सन से, -230 डिग्री सेल्सियस, और इसको अपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 248 ईयर्स लगते हैं। The average temperature on the surface of Pluto is -230 degrees Celsius, and it takes nearly 248 years to complete one revolution around the sun. तो हमने अभी आपको बताया था कि जितना कोई हेवनली बॉडी सन से दूर है, उतना ही ज्यादा टाइम उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। प्लूटो जो है अब वो नो मोर अ प्लैनेट, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम में और भी मेंबर्स हैं, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम एस्ट्रियोड्स के बारे में। एस्ट्रियोड्स क्या होते हैं? एस्ट्रियोड्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप्ड हेवनली बॉडीज है जो रॉक और मेटल से बने होते हैं, और ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
बट मेनली ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ही मिलते हैं। तो एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में ही मिलते हैं। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल irregular shaped heavenly bodies of rock and metals which revolve around the sun in the gap between the orbits of Mars and Jupiter। और मार्स और जुपिटर के बीच में इतने सारे एस्टेरॉइड्स मिलते हैं कि लगता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट के रूप में उभर के आती है। द नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स between Mars and Jupiter is so large that they appear as a belt in this region। एस्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन के लिए दो थ्योरीज बड़ी पॉपुलर है। There are two theories to explain the formation of asteroids। कुछ साइंटिस्ट ये समझते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो है वो मटेरियल पीसेस है जो कामयाब नहीं हो पाए ज्वाइन करके प्लैनेट बनाने में। जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो ये मटेरियल अपने आप को इकट्ठा नहीं हो पाए ताकि प्लैनेट बना सके, इसलिए ये टुकड़े टुकड़े रह गए और वो एस्टेरॉइड के रूप में चारों तरफ मूव करते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। Some scientists think that asteroids are pieces of materials that failed to come together to form a planet when the solar system was being formed। और कुछ साइंटिस्ट कुछ और समझते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो है वो एक लार्ज प्लैनेट के पीसेस है जो जुपिटर के बहुत क्लोज था, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ये टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी कि एक प्लैनेट होगा जुपिटर के पास जो कि अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पूरा प्लैनेट टूटकर टुकड़े हो गए और वो एस्टेरॉइड्स आज भी मूव कर रहे हैं जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में। So some scientists believe that asteroids are the pieces of a large planet that were close to Jupiter and break up by its gravitational pull। एस्टेरॉइड्स को देखने के लिए हमें लार्ज टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर एस्टेरॉइड्स हैं और उसकी अगर हम मेजरमेंट करें तो ये कुछ एस्टेरॉइड्स छोटे हैं कुछ मीटर्स तक और कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर बड़े हैं एस्टेरॉइड्स वृत्त के अंदर। और अगर हम सरफेस देखें एस्टेरॉइड्स की, उसके अंदर बहुत सारे क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं। शायद ये माना जाता है कि मीटियोर्स के गिरने पर ये क्रेटर्स बने हैं। तो हाउ कैन यू सी द एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स कैन बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स। हाउ मच नंबर्स ऑफ एस्टेरॉइड्स आर देयर? They may be as many as 1 lakh asteroids। What is the dimension of asteroids? Asteroids can measure a few meters to hundreds of kilometers in width। What do you see on the surface of the asteroids? The surface of asteroids is full of craters। Why craters are formed on the asteroids? It indicates the impact of the meteoroids। यानी meteoroids के गिरने से asteroid के surface के ऊपर craters बने थे। तो फ्रेंड्स, आपको इस मॉड्यूल के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1. Uranus has a ring system। It has 27 natural satellites। Like Venus, Uranus also rotates from the east to the west। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis। It rolls like a ball। 2. Neptune has a ring system। Being too far from the sun, it is very cold and it takes maximum time to revolve around the sun। 3. Asteroids are small, irregular shaped heavenly bodies of rock and metal which revolve around the sun in the gap between the orbits of Mars and Jupiter। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चन को इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना रटे हुए अपने वर्ड्स में जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया है, ओके, कि हमने पूरे 8 प्लैनेट्स में डिस्कस कर लिए हैं। आप इन पॉइंट्स को अपने नोट कॉपी में लिखें। थैंक यू एंड टेक केयर।